रविवार 27 जून 1976 को इजराइल की साप्ताहिक कैबिनेट बैठक उस समय बाधित हो गई जब प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ एली मिज़राही ने प्रधानमंत्री राबिन को एक नोट दिया जिसमें एक नाटकीय संदेश था। करीब 12:30 बजे अपहरण की पहली खबर मिली। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट को जानकारी दी। उन पलों में जो घटित होने वाला था उसने इजराइल को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया और लगभग 3,500 किलोमीटर दूर एक शानदार अभियान की ओर ले गया। इजराइल को जल्द ही पता चला कि एयर फ्रांस फ्लाइट 129 जो तेल अवीव से पेरिस जा रही थी का अपहरण हुआ है और वो अब लीबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट की ओर है। इजरायली प्रशासन हाई अलर्ट पर आकर जानकारी जुटाने लगा। प्रधानमंत्री राबिन के चीफ ऑफ स्टाफ एली मिज़राही की एक दुर्लभ फोन कॉल रिकॉर्डिंग में आप खुद राबिन को अपहरण की खबर मिलते हुए सुन सकते हैं। नमस्ते। इत्साहक, तो अब हमारे पास रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जिसमें इस कार्रवाई को अंजाम देने वाला संगठन जॉर्ज हबाश का फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए जन मोर्चा है, उसने अपहरण की जिम्मेदारी ली है। पूछ रहा है कि बेंगाजी में क्या हो रहा है, मुझे पता है। बेंगाजी से हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही कुछ होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। चलो। एक कॉल में उन्होंने शुरुआती संदेशों पर चर्चा की जो दुनिया को भेजे जाने थे, घरों से दफ्तरों तक। जैसा कि हमने सरकार को बताया है, हम जोफर के दफ्तर देखते हैं क्योंकि हम फ्रांस की सरकार को सभी यात्रियों के भाग्य के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इजरायली कमांडो को युगांडा पहुंचने में 1 हफ्ता और लगेगा, लेकिन उस समय इजराइल कूटनीति में उलझा था जो आखिरकार बुरी तरह विफल हो गई। रिकॉर्ड के लिए चीफ ऑफ स्टाफ, सवाल यह है कि क्या ये युगांडा वासियों की सहमति से है। जवाब में अनुमान लगाया गया है कि केन्या इस मामले में तब तक सहयोग नहीं करेगा जब तक युगांडा वासी सहमत नहीं होते। विदेश मंत्री यिगाल येगालून ने कहा कि अन्य देशों के पास बंधक नहीं है, इसलिए वे सख्त रुख अपना सकते हैं। 3 दिन की तनावपूर्ण प्रतीक्षा के बाद अपहरणकर्ताओं की मांगें 29 जून 1976 को पेरिस से भेजे गए गोपनीय टेलीग्राम में मिलती हैं। शाम 6:30 बजे पहली बार 53 सुरक्षा बंदियों की नामवार सूची मिलती है जिन्हें तुरंत रिहा करने और $5 मिलियन उनके खाते में तुरंत भेजने की मांग की गई थी। शायद ये फिरौती, सुरक्षा या हमले की प्रेरणा के लिए हो। यहीं से इजराइल की दुविधा शुरू होती है। फ्रांस और वॉशिंगटन में राजदूतों को भेजे गए टेलीग्राम में कहा गया कि एंटेबे में बंधकों के लिए फ्रांस मुख्य जिम्मेदार है। एक अन्य टेलीग्राम में कहा गया कि बॉन और पेरिस संयुक्त रुख बनाना चाहते थे। 2 दिन बाद भी यही दावा किया गया। कोई भी वार्ता सभी यात्रियों पर लागू होगी। फ्रांस की स्थिति अपरिवर्तित रही, सिवाय इसके कि फ्रांसीसियों ने अपने वादे के विपरीत विमान के बाकी यात्रियों की रिहाई सुनिश्चित कर ली। लेकिन कम से कम 105 इजरायली, साथ ही पीछे रुके फ्रेंच चालक दल के सदस्य अब भी बंधक बने रहे। युगांडा के नेता इदी अमीन ने अपहरणकर्ताओं को संरक्षण दिया। हजारों दस्तावेजों में वो प्रमुख व्यक्ति थे, बातचीत के लिए उपयुक्त थे और हवाई अड्डे में प्रवेश करते समय इजरायली कमांडरों ने उन्हीं का रूप धारण किया था। ये कूटनीतिक मामला हो या न हो, इदी अमीन जरूर संपर्क करना चाहेंगे। मैं वादा नहीं कर सकता कि, लेकिन उन्हें एक बड़े यहूदी विरोधी भी माना जाता था। यही उन्होंने गोल्डा मीर को घटना से 4 साल पहले लिखा था। हिटलर सही था जब उसने 60 लाख यहूदियों का सफाया किया। पूर्व आईडीएफ जनरल रेहोवम जेवी ने इदी अमीन पर सबूत और दस्तावेज इकट्ठा किए ताकि कैबिनेट को समझाया जा सके कि बात करने वाला कोई नहीं है। अमीन के बाप, उसने फाइल को यही नाम दिया। ये मेरा इरादा नहीं था कि मैं फलस्तीन की लड़ाई के लिए बंधकों को युगांडा लाने की लोकप्रिय योजना के बारे में बताऊं, लेकिन मैंने मानवीय आधार पर वहां उतरने के लिए सहमति दी। इसी दौरान इजराइल में चर्चा थी कि क्या हमें आतंकवादियों से बात करनी चाहिए और बंधकों के बदले सुरक्षा कैदियों को छोड़ना चाहिए। ये एक दुविधा थी जिसे इजराइल के नेता आने वाले दशकों तक अपने साथ लेकर चलते रहे। ऑपरेशन एंटेबे से जुड़े दसियों हजार दस्तावेजों में से जो यहाँ राज्य अभिलेखागार में पहुंचे हैं, उनमें आप सबसे गोपनीय चर्चाएं भी देख सकते हैं। ठीक उन क्षणों में जब योजना को लागू करने का फैसला लिया जाता है, शायद तब की सबसे साहसी योजना 3,500 किलोमीटर इजराइल से दूर इजरायली बंधकों को छुड़ाने के लिए। इस तरह सेनाध्यक्ष योजना का विवरण समझाते हैं। हम 4 विमानों के साथ समय के अंतराल में आते हैं, रमतकल कहते हैं। स्क्वाड्रन कमांडर जो अगुवाई कर रहा है झील तक पहुंचता है और पश्चिम की ओर मुड़ता है। रबिन उसे रोकते हैं। वह उससे पूछते हैं, क्या तुम कभी वहां गए हो? हाँ, वो पश्चिम की ओर मुड़ता है और उतरता है। ये मुख्य बल है जिसका काम
बंधकों तक जितनी जल्दी हो सके पहुंचना है। एली कोटी आदम, उप सेनाध्यक्ष, मुझसे संपर्क करते हैं और चेतावनी देते हैं, सैनिकों का एक समूह तैयार करो, तुम्हें तुरंत क्रिया में जनरल स्टाफ मुख्यालय पहुंचना है। लेकिन उस समय ना तो कोई खुफिया जानकारी थी, ना कोई समझ, ना कोई योजना। उन्होंने ये जिम्मेदारी हम पर डाल दी। हमने पूछा, कब तक की बात है? उन्होंने कहा, अगर ऑपरेशन हुआ तो 24 घंटे के भीतर उड़ान भरेंगे। मैंने पूछा, मामला क्या है? उन्होंने कहा, मुझे अभी पता नहीं है, मेरे ऑफिस में एक ग्लोब है, पहले ग्लोब हुआ करता था, जानते हो? चलो देखते हैं कि एंटेबे कहाँ है, युगांडा में। हम वो सब करेंगे जो जरूरी है, हम उन्हें आजाद कराएंगे। हम आतंकवाद से लड़ने वाली इकाई भी है। अभ्यास और युद्ध की तैयारी के दौरान हमें सिर्फ कमांडरों के लिए बुलावा मिला। दान शुमरॉन, मटन विलनाई, मैं और योनी नेतन्याहू सरकार की उस बैठक में आने के लिए जिसमें ऑपरेशन पर फैसला होना था। मैं मानता हूं, मैं कभी सरकार की बैठक में नहीं गया था, लेकिन रबिन ने कहा, मैं चाहता हूं कि सभी मंत्री जो फैसला कर रहे हैं सेना के कमांडरों से हर सवाल पूछ सकें, ताकि वे देख सकें कि क्या वे यकीन रखते हैं कि ऑपरेशन किया जा सकता है। और ऐसा ही हुआ। ये ऑपरेशन जो हमेशा के लिए रहेगा, यहूदी वीरता का प्रतीक बनेगा। ये आधुनिक युद्ध कला के श्रेष्ठतम अभियानों में शामिल हो गया है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए और हमेशा लड़ाई और उत्कृष्टता के लिए प्रेरणा का स्रोत रहना चाहिए। हम एक सेना हैं, ध्यान दो। जश्न मनाना मना है। हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए और ना ही अपने सैनिक होने की बुनियादी पहचान खोनी चाहिए। तो हमने दोपहर का खाना ठीक से खाया, नहाए और फिर शोशना में लौट आए। नबी मूसा में खुशबू महसूस करो। सैन्य अभियान की सफलता पर दुनिया भर से और देश में भी बधाइयां मिली। आज मैं प्रधानमंत्री से विपक्ष की ओर से कहता हूं, हमारे विचार इस स्वतंत्र सदन में अलग अलग हैं। निश्चित रूप से हमारे बीच गंभीर, बुनियादी और शायद तीखे विवाद भी होंगे, लेकिन आज हम पूरे दिल से कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, आपको सलाम।